टेक्निकल कॉल्स की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ श्री सुनील सिंघानिया साहब जुड़ चुके हैं। पिछले 25 सालों से आप बाजार में अपनी मिड कैप स्टॉक पिकिंग के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका। कई घंटे आपने बजट डॉक्यूमेंट के साथ बिताए होंगे कल शाम और रात को भी। बताइए कौन सी ऐसी 2-3 चीजें आपको पसंद आई हैं जिससे भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी की रूपरेखा बनती हुई दिख सकती है। धन्यवाद शैल जी। एक्चुअली अगर आप देखें तो ऑब्वियसली कल और आज में काफी एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यू दे दिए होंगे और मोर और लेस एक बहुत ही कंसेंसस है कि ये थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये बजट है ना, बहुत ही सिंपल बजट था और आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज थी बजट के बारे में। इसमें कोई भी फाइन प्रिंट नहीं थे, कोई भी ऐसे शॉक देने वाली कोई रिजॉल्व कोई ऐसा प्रपोजल निकला नहीं तो नॉर्मली क्या होता है बजट के टाइम पे तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में शाम को जब जाके आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ ना कुछ फाइन प्रिंट निकलती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक ये बहुत ही एक सिंपल फॉरवर्ड लुकिंग बजट और मोर इम्पोर्टेंट ऐसा बजट था जो सबको डाइजेस्ट हो गया। जो नंबर्स थे सब इससे सहमत हैं कि वो नंबर्स अचीवेबल है। तो आई थिंक सिंप्लिसिटी और कंजर्वेटिज्म विद अचीवेबिलिटी, मैं बोलूंगा ये बजट को हॉलमार्क है। जी सुनील जी, अब जरा स्टॉक पिकिंग की तरफ ध्यान देते हैं। हम लोगों ने एक बहुत शानदार मूव कल पूरे के पूरे सीमेंट स्पेस में आता हुआ देखा। वो इसलिए क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सरकार ने लगभग 35% बढ़ाया है सन 2023 के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक आपने कोई फेरबदल ऐसी होती हुई देखी हो जिसमें आप अपने पीएमएस को जुड़ते हुए देखेंगे? तो शैली, जो लास्ट 3-4 महीने से जो एफआई की सेलिंग हो रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली एक्सपोजर उनका था टेक्नोलॉजी कंपनीज में और फाइनेंस कंपनीज में, बैंक्स में। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ये दो सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने अक्रॉस द बोर्ड है ना आउट परफॉर्म किया एक्सपेक्टेशन को। लेकिन उसके बावजूद जैसे बैंक है, अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी बैंक में थोड़ी गिरावट आई थी, फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट आई थी क्योंकि सेलिंग बहुत थी उसमें। तो ये जो बजट है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और अगर ग्रोथ होगी तो क्रेडिट ग्रोथ भी चाहिएगी। आई थिंक नॉर्मली बैंक्स जो है वो जीडीपी ग्रोथ, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है उसका 1.5 टाइम्स ग्रो होते हैं। तो आई थिंक एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें क्रेडिट ग्रोथ भी आएगी, एनपीएस भी बहुत कम है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक एक फाइनेंशियल सर्विसेज में ओवरवेट होने का एक रुझान बनता है। आईटी सर्विसेज में करेक्शन काफी अच्छे हुए हैं। लार्जली नैस्डैक के पीछे हमारे आईटी सर्विसेज गिरे हैं। वहां पे एक बेस बनके नैस्डैक भी काफी ऊपर जोर से आ रहा है, वहां पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आईटी सर्विसेज कंपनीज में भी एक नियर टर्म अप मूव दिखेगा, बट आई थिंक कंसिस्टेंटली ये 15% रिटर्न देने वाला एक अच्छा सेक्टर है। स्टील में थोड़ा हमारा व्यू पॉजिटिव है, उसमें भी ग्लोबली करेक्शन हुआ था प्राइसेस में, लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया भर के सभी देश इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे बहुत ही बड़ा फोकस कर रही है। तो उसको रहते हुए आई थिंक स्टील डिमांड अच्छी खासी रहनी चाहिए। और इंडियन स्टील कंपनीज ने लास्ट 2-3 साल में अपनी बैलेंस शीट बहुत ठीक की है, तो थोड़ा मार्जिन अगर कम भी होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी होगी। तो एक छोटा सेक्टर है बट वो भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। और लास्ट आई थिंक फार्मा 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं किया है। अभी जो कोविड का जो एक भय था वो भी हमारे पीछे है। आई थिंक इकोनॉमी भी ओपन अप होगी, शेयर्स काफी करेक्ट भी हो चुके हैं अभी अच्छे। आई थिंक पी रेशियो वाइज वन ऑफ द चीपेस्ट लास्ट 3-4 साल में मिल रहे हैं। तो आई थिंक फार्मा इज ऑल्सो अ गुड सेक्टर। बाकी जो बजट रिलेटेड सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वो सब अच्छे हैं। उसमें वो तो बहुत ऑब्वियस नेम है, बट उसमें आई वुड से थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। जी सुनील जी, अभी आपने जब टिप्पणी करी बैंक्स को लेकर, आपने कहा भाई क्रेडिट चाहिए होगा, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आएगी। सर एक छोटा सा आपका विचार इस पर भी जानना चाहेंगे कि अमूमन हम जब बैंकिंग का जिक्र करते हैं ज़्यादातर विशेषज्ञ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे अपना झुकाव रखते हैं। सर ये 2-3 बैंक्स, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप इस पर टिप्पणी करिए, पर इस स्पेस पर टिप्पणी करिए, लाइक एसबीआई ऑल टाइम हाई पर, कैनरा बैंक मेरे ख्याल से बीता 1 साल सबसे, अगर आप देखें सुनहरा काल रहा है इसकी ट्रेडिंग करियर का, बैंक ऑफ बड़ौदा। थोड़ा झुकाव आपका सर पीएसयू बैंक से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
नहीं, हम नॉर्मली पीएसयूज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट हमारे पास 2 पीएसयू बैंक है हमारे पोर्टफोलियो में। और लार्जली उसका रीजन यही था कि जो 5-6 साल से बैंकों में जो स्ट्रेस आ रहा था एनपीए का, वो मोटा मोटी सब प्रोवाइड हो चुका है। और यहाँ से जैसे मैंने कहा, आपको क्रेडिट ग्रोथ आएगी तो ये बैंकों को भी फायदा होगा, वैल्यूएशंस इनके फेवर में थे। और अभी इनका जो काम करने का तरीका है ना, काफी एफिशिएंट हो गया है, पहले जैसा नहीं है। तो आई थिंक उसको रहते हुए एक अच्छा, आप देखोगे तो लास्ट ईयर बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जो अपने बहुत नामी है, उनमें कोई रिटर्न नहीं आया है, लेकिन स्टेट बैंक जैसे आपने कहा निफ्टी में बेस्ट परफॉर्मिंग बैंकिंग स्टॉक रहा है। तो आई थिंक एक री रेटिंग हो गया ही। अभी यहाँ से उनको बढ़ने के लिए दे विल हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दिस परफॉर्मेंस, जो हमें यकीन है कि होगा वो। So I think it's a good segment to be invested. सुनील जी, हम लोग बजट से पहले पूरा बाजार निराश था, क्योंकि विदेशी मित्रों की तरफ से काफी बिकवाली आ रही थी और एक तरीके की जकड़न महसूस हो रही थी, क्योंकि आप यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से काफी उम्मीदों में थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। बजट निकल चुका और हम लोग देख रहे हैं कि चहक वापस अमेरिकी बाजारों में भी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल पिक्चर में आपको भारतीय बाजार अब कैसे दिखते हैं? क्या यहाँ पर एक नया उदय हुआ है? हम लोग ठंड से बढ़ते हुए दिख रहे हैं बसंत की तरफ। कुछ ऐसे रुझान आपको आते हुए दिखे बाजार में कि भाई अब परेशानी का दौर खत्म और स्टॉक पिकिंग शुरू? मुझे आप जैसे कविताएं तो बोलनी नहीं आती, मेरे ढंग से आपको बताऊंगा। आई थिंक दुनिया में अभी है ना, वॉलिटिलिटी इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे। बहुत शार्प मूवमेंट नियर टर्म में आपको दिखी जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं। वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है, आप बोल सकते हो कि ज्यादा महंगे नहीं, लेकिन सस्ते भी नहीं है। और उसको रहते हुए कोई भी न्यूज फ्लो आती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में नियर टर्म में बहुत ज्यादा होता है। यूएस में भी वही हुआ। आई थिंक नैस्डैक में बहुत ज्यादा गर्माहट थी, एक थोड़ा कूल डाउन होने की जरूरत थी। वो 1 महीने के अंदर अंदर 15% गिर गया, लेकिन आप देखोगे तो लास्ट 3 दिन में जितनी गिरावट हुई उसका 50% रिकवर भी हो गया। जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, ये रिकॉर्ड सेलिंग रही है लास्ट 1-1.5-2 महीने में। जनवरी में तो उन्होंने एकदम ही दोनों हाथों से माल बेचा है। बट हमारा व्यू है कि ये भी एक है ना, अभी एक नियरली एंड पे आना शुरू हो गई है। और अगर आप देखेंगे तो टेलविंड बहुत ज्यादा अच्छी है इंडियन इकोनॉमी पे। 8-8.5% इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ने सरप्राइज किया है, आगे भी ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, आपने जैसे कहा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर है, लेकिन वो डिस्काउंट हो चुका है। आई थिंक 4 रेट इंक्रीज यूएस में होने वाली है, ऐसा सबको पता है, तो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। हाँ, अगर 25 बेसिस पॉइंट के बदले यूएस फेड आके एक साथ में 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर देता तो थोड़ा सा बाजार में उसका इम्पैक्ट होगा। बट धीरे धीरे 4 रेट इंक्रीज 25 बेसिस पॉइंट की मार्केट्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो उसको ये सब को रहते हुए मुझे लगता है कि ये साल भी इक्विटी में रिटर्न तो बनेंगे। ये खाली एक ध्यान रखने की बात है कि जो हमने लास्ट 2 साल में जिस हिसाब के रिटर्न बनाए हैं वो अब नहीं आने वाले हैं। तो आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप मॉडरेट कीजिए, आप रैशनल रहिए, रीजनेबल रहिए, आपको रिटर्न इस साल भी बनेंगे इक्विटी मार्केट से। जी सर, ये जो लगभग आप समझ लीजिएगा कि जनवरी से लेकर फरवरी के शुरुआती कुछ दिनों तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए ना 40,000 करोड़ रुपए का जो लिक्विडेशन हुआ है एफआईएस का, उसमें से सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ वो क्रीम का जो कि आईटी ने खाई थी, मिड कैप आईटी ने। अगर आप देखें मिड कैप आईटी खूब चला, आईटी खूब चला, उसमें काफी अच्छा सब्सिक्वेंट अगर आप देखें लिक्विडेशन देखा गया है। ये आपको लगता है कि अब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जब फेड ने बोल ही दिया भाई, जब आपको एक रेट कट का जो रोड मैप दे ही दिया है, अब वो उतनी गंभीर सेलिंग शायद इंडियन मार्केट्स में आए? आपका व्यू क्या है इस पर? देखो, 2 चीज हमें देखनी चाहिए। एक तो आपने सही कहा कि जनवरी में रिकॉर्ड सेलिंग हुई है, लेकिन आप देखिए 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक, कल तक, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। तो बहुत क्लियर है दैट पहले जैसा एफआई का जो दबदबा था अब उतना नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स में भी ये क्षमता है कि वो ये बड़ी सेलिंग को भी नियर टर्म में झेल सकें। इसका मतलब ये नहीं कि एफआई सेलिंग अगर होती रहेगी तो भी हमारे मार्केट ऊपर जाएगा, वैसा नहीं है। हमें चाहिए एफआई के फ्लोज चाहिए, क्योंकि वी आर अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी।
लेकिन आप एफआई के हिसाब से भी देखिए, एक बार उन्होंने ऑब्वियसली एक कॉल लिया है, इंडिया बहुत बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ऑब्वियस होता है कि जहां आपका बहुत पैसा बन रहा है वहां आप सोचते हो कि थोड़ा सा चलो घर पे ले जाएं। लेकिन जैसे जैसे साल जाएगा, हमारा व्यू है कि ये साल भी अल्टीमेटली एफआई का फ्लो पॉजिटिव ही रहेगा। इतना बड़ा देश, अभी भी 8-9% ग्रोथ होने की उम्मीद और दिख रहा है, मानी हो सकता है, डेमोक्रेसी है, काफी टेलविंड है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। तो अगर इंडिया में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, और इंडिया इज व्हाट 1.5-2% ऑफ ग्लोबल फ्लोज। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में उन्होंने 20-30% अपना पूंजी लगा दी है, बहुत ही छोटा उनका फ्लो है। और चाइना में जो उनको झटका लगा है, दूसरे देशों में जो उनको झटका लगा है, उसको देखते हुए इंडिया उनको एक बहुत ही स्टेबल एनवायरनमेंट प्रेजेंट करता है। तो हमारा व्यू एफआई फ्लोज की तरफ से भी काफी पॉजिटिव है और डोमेस्टिक फ्लोज तो पॉजिटिव रहेंगी। मैं आपको उल्टा पूछता हूँ, अभी तो एफआई बेच रहे थे और डोमेस्टिक ले रहे थे, फिर भी मार्केट है ना पॉजिटिव है। अगर दोनों खरीदने लग गए तो आप सोचो क्या होगा। तो आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपके मुंह में घी शक्कर सर। सुनील जी, आपने बजट डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा पढ़ा हो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम काफी डिस्कस होती हुई दिख रही है। एक सोच बाजार में ये है कि हम लोग एक केपेक्स साइकिल में बैठे हैं और उसकी शुरुआत शायद 1 साल हुए हो चुकी है, और एक क्रेडिट की जो परेशानी थी वो हम लोगों ने जो पिछले 10 साल देखी वो अब सिमट चुकी। तो इंफ्रा स्पेस, सीमेंट, स्टील, ये आपको कैसा लगता है? बजट में मोहर लगी 25 साल का एक रोड मैप रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पर दिखा। यहाँ पर कुछ आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। बहुत ही ऑब्वियस है, 7.5 लाख करोड़ का बजट में प्रोविजन है केपेक्स का, जो हाईएस्ट एवर है। रोड का देख लीजिए तो 25,000 किलोमीटर रोड है, 4-5 रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट हैं, हर नल में जल पे बहुत ही फोकस किया गया है, फिर सोलार, कार्बन न्यूट्रलिटी पे बहुत फोकस है। आई थिंक जहां जहां पे भी जरूरत है वहां वहां गवर्नमेंट ने उसको, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया है। और उसके साथ साथ में एक प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को भी बढ़ावा देने का फुल उन्होंने ना आई थिंक प्रयास किया है। 15% जो लोअर टैक्स रेट है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, उसको 1 साल बढ़ा के मार्च 24 कर दिया है। तो उससे भी प्रोत्साहन मिलेगा नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, क्योंकि 15% इनकम टैक्स तो अपने पूरे क्षेत्र में सबसे कम है। और पीएलआई स्कीम अच्छा कर ही रही है। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा एक माहौल बन रहा है जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स दोनों साथ में हो सकते हैं। केपेक्स की जरूरत कब होती है? जब डिमांड हो। और अगर आप डिमांड सिनारियो देखो, आपने कहा स्टील, सीमेंट और भी जो मेटल्स हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, सब में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 80 से 90% तक पहुंच चुकी है। और आई थिंक जब ये ओपन अप होगी इकोनॉमी, और आशा करते हैं कि ये लास्ट वेव था कोविड का, तो जब नॉर्मल सी इकोनॉमी में आएगी तब ये सब में डिमांड भी बढ़ेगी। और डिमांड अगर होगी तो केपेक्स होगा ही, और गवर्नमेंट का एक जो थोड़ा एंकरेजमेंट है उससे थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। तो अगले 3-4 साल केपेक्स के लिए अच्छे हो सकते हैं। इसमें खाली एक ही चीज का ध्यान रखिए, एक तो जो कैपिटल गुड कंपनीज है वो इतनी सस्ती नहीं है, तो आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और ईपीसी कंपनीज में भी आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइए, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जिसमें काफी कंपनियों ने ना हमें इन द पास्ट लगा दिया है। तो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट पे फोकस करने में ही भलाई है। जी, सुनील जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने चलते मजार में इतना कीमती समय निकाला और अपनी राय व्यक्त करी इस बजट डॉक्यूमेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सन 2022 उतना ही शुभ हो आपके निवेशकों के लिए जितना सन 2021 रहा है। नमस्कार और